नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 12। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 11 प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इनमें से कौन जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, धर्मदास, अग्रदास, कबीरदास, दादू दयाल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। ज्ञानश्री शाखा के कवि आप जानते हैं कौन कौन से कवि जो हैं ज्ञानश्री शाखा के हैं, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का अग्रदास, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अग्रदास जो है ये ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, ठीक है। बाकी बात करें कबीरदास की, कबीरदास हो गया, दादू दयाल और धर्मदास, ये तीनों जो हैं ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों ज्ञानश्री शाखा की, तो आप सभी ने पढ़ा होगा ज्ञानश्री शाखा जो है ये भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की एक प्रमुख शाखा है। किसकी? भक्ति काल की, ठीक है, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा, ठीक है, निर्गुण काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण शाखा है दोस्तों ज्ञानश्री शाखा, ठीक है। ज्ञानश्री शाखा दोस्तों ये निर्गुण ईश्वर की उपासना पर ये बल देते हैं, ठीक है। इसके जो प्रमुख कवि हैं ज्ञानश्री शाखा के, उसको आपने याद रखना दोस्तों। धर्मदास हो गया, ठीक है, कबीरदास, दादू दयाल। इसके साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक ये भी जो है किस में आते हैं, आपके ज्ञानश्री शाखा में आते हैं। साथ ही साथ रैदास, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। गुरु नानक हो गया, रैदास हो गया, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सुंदरदास, ठीक है, सुंदरदास हो गया, ठीक है। सुंदरदास के साथ साथ आपको याद रखना है मलूक दास, ठीक है, मलूक दास। कोई भी आपको पूछा जा सकता है निम्न में कौन जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे याद रखने हैं ज्ञानश्री शाखा के कवि। कबीरदास हो गया, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास, ठीक है, धर्मदास, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन नहीं है, अग्रदास नहीं है, ठीक है। तो बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कुतुबन के गुरु कौन थे, ठीक है। मैंने आपको कुतुबन के बारे में बताया था, इनके गुरु कौन थे। ऑप्शन देखिए, शेख सलीम, सैयद अशरफ, शेख बुरहान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, कुतुबन के गुरु कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन के गुरु कौन थे, वो थे दोस्तों शेख बुरहान, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे कुतुबन के गुरु कौन थे, शेख बुरहान थे, ठीक है। बात करें दोस्तों कुतुबन की, तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं। कुतुबन जो है ये हिंदी के प्रमुख सूफी कवि हैं। क्या है? हिंदी के प्रमुख सूफी कवि, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुतुबन जो है हिंदी के प्रमुख सूफी कवि थे दोस्तों, और ये किस भाषा में लिखते थे आपको पूछा जा सकता है। कुतुबन जो है दोस्तों ये अवधी भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? अवधी भाषा में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एकमात्र जो ज्ञात रचना है कौन सी है, इनकी एकमात्र जो ज्ञात रचना है वो है आपका मृगावती, ठीक है, मृगावती, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मृगावती किसकी रचना है? तो एक कुतुबन की है, एकमात्र ज्ञात रचना है कुतुबन की। साथ ही साथ दोस्तों मृगावती के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें जो है मृगावती में दोस्तों ये एक राजा और एक राजकुमारी की दोस्तों क्या है, एक प्रेम कहानी है,
जिसमें दोस्तों राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और बाद में जो है मृगावती भी जो है क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है तो आप जरूर दोस्तों इसको पढ़ें, मृगावती। ठीक है, याद रखें। तो ये एकमात्र ज्ञात रचना है कुदबन की, मृगावती। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सूरदास, तुलसीदास, नंददास या फिर नाभादास। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास को दोस्तों भक्ति काल के जातीय कवि कहा जाता है, भक्ति काल का। ठीक है, साथ ही साथ तुलसीदास की बात करें दोस्तों, तो तुलसीदास से आपको क्वेश्चन जो है जो पूछे जा सकते हैं उनको आपने याद रखना है। जैसे आपका तुलसीदास का जन्म कब हुआ आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? यूपी में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी माता का नाम आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था दोस्तों हुलसी। क्या था? हुलसी। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, पूछा जा सकता है आपको सीधे। ठीक है, तुलसीदास के पिता का नाम था दोस्तों, क्या था? आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम। ठीक है, आत्माराम दुबे। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों इनके गुरु जो है कौन थे, ये पूछा जाता है। तो तुलसीदास के गुरु कौन थे दोस्तों? इनके गुरु कौन थे तुलसीदास के? ठीक है, इनको नोट कर ला। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1532 में यूपी में हुआ था। माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों तुलसीदास के गुरु कौन थे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तुलसीदास के गुरु जो थे दोस्तों कौन थे? इनके गुरु थे नरहरिदास। कौन थे? एक मिनट, कौन थे इनके गुरु? इनके गुरु थे नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था नरहरिदास। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो निधन हुआ दोस्तों तुलसीदास का, ये हुआ दोस्तों 1623 में इनका निधन हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ आपको पूछा जा सकता है। इनका निधन हुआ दोस्तों वाराणसी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में इनका निधन हुआ तुलसीदास का। बाकी आपको यहाँ से इनकी रचनाएं जो है याद रखनी है। ठीक है, तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं आप सभी जानते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे आपका प्रमुख है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो ये तुलसीदास ने लिखा है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। ठीक है, साथ ही साथ कवितावली याद रखेंगे, कवितावली। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कवितावली हो गया, दोहावली हो गया। ठीक है, दोहावली, ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। दोहावली हो गया, कवितावली हो गया। ठीक है, गीतावली हो गया, गीतावली। साथ ही साथ याद रखेंगे गीतावली के साथ जानकी मंगल। ठीक है, जानकी मंगल। जानकी मंगल किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। तो तुलसीदास की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण, या ये किसकी रचना है? ये भी तुलसीदास की है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है तुलसीदास की। साथ ही साथ तुलसीदास की एक और रचना है हनुमान चालीसा। ठीक है, हनुमान चालीसा। ठीक है, हनुमान चालीसा भी इनकी एक रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक है, आपको बताना है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन देखिए, सूरदास, नाभादास, स्वामी वल्लभाचारी या फिर चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का?
कृष्ण काव्यधारा। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, स्वामी वल्लभाचार्य माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें कृष्ण काव्यधारा की, तो कृष्ण काव्यधारा दोस्तों भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा की एक प्रमुख जो है दोस्तों काव्यधारा है। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का इसमें मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख जो कवि थे वो थे दोस्तों सूरदास। ठीक है, याद रखेंगे सूरदास हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नंददास। ठीक है, नंददास। नंददास के साथ साथ आपको याद रखना है रसखान। ठीक है, रसखान के साथ ही साथ आपको याद रखना है हरिदास। ठीक है, हरिदास। हरिदास के साथ याद रखना है नरोत्तम दास। ठीक है, नरोत्तम दास। ठीक है, नरोत्तम दास हो गया, कुंभन दास हो गया। ठीक है, नरोत्तम दास, कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास। तो ये सारे जो हैं दोस्तों ये हैं आपके कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कृष्ण काव्यधारा के निम्न में कौन जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और नहीं है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी वल्लभाचार्य, और कृष्ण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके सूरदास, मीराबाई। ठीक है, नंददास, रसखान, हरिदास, नरोत्तम दास, कुंभन दास, कृष्णदास। ठीक है, और साथ ही साथ चतुर्भुज दास। ठीक है, सारे जो हैं आपके कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, याद रखेंगे कोई भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसका आंसर करेंगे। 5 है दोस्तों, खेट कौतुकम किसकी रचना है? आपको बताना है खेट कौतुकम किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए रसखान, रहीम, कवि गंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, खेट कौतुकम किसकी रचना है, बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा, रहीम। ठीक है, किसकी रचना है खेट कौतुकम, ये रहीम की रचना है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रहीम का जो है दोस्तों आप पूरा नाम पूछा जाता है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था रहीम का दोस्तों पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो याद रखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना जो है इनका जो है क्या था, पूरा नाम था रहीम का। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है रहीम, इनका जो नाम था अब्दुल रहीम, तो यहाँ पर जो खान खाना है दोस्तों ये उपाधि इनको किसने दी, ये पूछा जाता है। ठीक है, रहीम को खान खाना की उपाधि जो है किसने दी? ठीक है, तो खान खाना की उपाधि रहीम को किसने दी दोस्तों, ये अकबर ने दी। ठीक है, किसने दी, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने दोस्तों ये उपाधि दी थी रहीम को। ठीक है, खान खाना की उपाधि दी थी, कब दी थी दोस्तों, गुजरात विजय के बाद दी थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रहीम जो है दोस्तों ये अकबर के नवरत्नों में एक थे। ठीक है, अकबर के, ठीक है, अकबर के नवरत्नों में एक थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में एक थे रहीम। ठीक है, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, खान खाना की उपाधि इनको किसने दी, अकबर ने दी दोस्तों गुजरात विजय के बाद। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए रहीम का जो जन्म हुआ था दोस्तों
वो हुआ था दोस्तों 1556 में। ठीक है, कब हुआ था? 1556 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लाहौर में। ठीक है, याद रखेंगे। रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इनके पिता का नाम क्या था आपको पूछा जा सकता है। तो रहीम के पिता का नाम था बैरम खां। ठीक है, सुना आपको नाम लग रहा होगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, जन्म कब हुआ? खानखाना की उपाधि किसने दी? ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रहीम के पिता का नाम। ठीक है, पूछा जा सकता है इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था बैरम खां। ठीक है, बैरम खां। आप सभी जानते हैं बैरम खां कौन थे। ठीक है, बैरम खां जो है ये अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, अकबर के संरक्षक। ठीक है, अकबर के संरक्षक थे दोस्तों बैरम खां। ठीक है, किसके पिता थे बैरम खां? रहीम के। ठीक है, सारे फैक्टर आपको रहीम से याद रखने हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, खान खाना की उपाधि इनको अकबर ने दी थी गुजरात विजय के बाद। और अकबर के नवरत्नों में एक थे दोस्तों रहीम। ठीक है, इनके पिता का नाम था बैरम खां। जन्म हुआ था 1556 में लाहौर में। साथ ही साथ इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं रहीम की वो आपको याद रखनी है रचनाएं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, रहीम यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, क्या है इनकी रचनाएं? देखिए, रहीम दोहावली। ठीक है, क्या है? रहीम दोहावली। ठीक है, रहीम दोहावली। ठीक है, ये किसकी रचना है? रहीम की है। ठीक है, सतसई है। सतसई है इनकी, रहीम की। ठीक है, साथ ही साथ इनका नायिका भेद जो है काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। नायिका नायिका भेद। ठीक है, नायिका भेद किसकी रचना है आपको पूछा जाएगा। तो रहीम की रचना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इनका एक और है आपका श्रृंगार सोरठ। ठीक है, क्या है? श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार श्रृंगार सोरठ किसकी रचना है? तो श्रृंगार सोरठ है दोस्तों रहीम की रचना है। ठीक है, रास पंचाध्यायी है इनकी एक रचना। ठीक है, रास पंचाध्यायी। ठीक है, रास पंचाध्यायी। ठीक है, रास पंचाध्यायी जो है दोस्तों इनकी एक रचना है। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों रहीम की आपको याद रखनी है। रहीम दोहावली। ठीक है, सतसई, नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ, रास पंचाध्यायी और रहीम रत्नावली भी इनकी एक रचना है। रहीम रत्नावली। ठीक है, तो सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है भूषण का वास्तविक नाम था। तो आपको बताना है कवि भूषण का जो है दोस्तों वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, घनश्याम, कृष्णदास, चंद्रभूषण या फिर राज बिहारी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा इनका वास्तविक नाम था दोस्तों घनश्याम। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो कवि भूषण के बारे में आप सभी जानते हैं। कवि भूषण दोस्तों ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, प्रसिद्ध कवि। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कवि भूषण का जो जन्म हुआ था, जन्म इनका लगभग जो है आपका 1613 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, 1613 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। कवि भूषण की रचनाएं जो है कौन कौन सी हैं पूछा जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनको याद रखेंगे। रचनाएं हैं दोस्तों कवि भूषण की कौन कौन सी हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर रचनाएं याद रखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं हैं कवि भूषण की। पहले याद रखेंगे शिवराज भूषण, ठीक है। शिवराज भूषण किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है। तो शिवराज भूषण जो है ये कवि भूषण की रचना है, ठीक है। शिवा बावनी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिवा बावनी, ठीक है। शिवा बावनी किसकी रचना है, आपको पूछी जा सकती है। ये भी जो है कवि भूषण की रचना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है छत्रसाल दशक, ठीक है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, छत्रसाल, ठीक है। मैंने आपको बता रखी हैं सारी रचनाएं। छत्रसाल दशक, ठीक है, छत्रसाल दशक, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं हैं कवि भूषण की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इनको जो है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा था। किसने कहा था, चलिए बताइए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है। इनको जो है किसने कहा था, ठीक है। तो भूषण को जो है किसने कहा था, बताइए, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा था भूषण को, किसने कहा था, ठीक है। ये कहा था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और सारी रचनाएं याद रखेंगे भूषण की, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कवि भूषण की बात करें, कवि भूषण जो है छत्रपति शिवाजी थे दोस्तों, उनके दरबार में थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, सुजान सागर के लेखक बताना है, ठीक है। सुजान सागर के लेखक कौन है, ऑप्शन देखिए, घनानंद ठाकुर, केशव या फिर भूषण। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सुजान सागर दोस्तों ये रचना किसकी है, तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। घनानंद की रचना है दोस्तों सुजान सागर, ठीक है। घनानंद की बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी याद रखना है। जन्म कब हुआ था इनका, 1673 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, 1673 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में माना जाता है इनका जन्म, ठीक है, याद रखेंगे। लगभग में इसको याद रखेंगे, घनानंद का जो जन्म हुआ था लगभग 1673 ईस्वी में जो है दिल्ली में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, सुजान सागर हो गया आपका, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है विरह लीला, ठीक है। विरह लीला किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है। तो किसकी रचना है विरह लीला, तो ये दोस्तों घनानंद की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक रचना और बताई थी इनकी, इश्क लता, ठीक है। इश्क लता किसकी रचना है, ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक और रचना है योग वेली, ठीक है, योग वेली किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये भी घनानंद की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक और रचना है कृष्ण कौमुदी, ठीक है। कौन सी रचना है इनकी, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण कौमुदी, ठीक है। कृष्ण कौमुदी भी एक इनकी रचना है दोस्तों घनानंद की। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो आपको बताना है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ऑप्शन देखिए, मतीराम, बिहारी, रहीम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का महाकवि बिहारी, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा 8 का, ठीक है। महाकवि बिहारी आप जानती हैं, ये रीतिकाल के दोस्तों क्या थे, प्रमुख कवि थे बिहारी,
ठीक है। इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1603 में लगभग इनका जन्म माना जाता है। 1603 में कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म दोस्तों माना जाता है। महाकवि बिहारी का इनकी जो प्रसिद्ध रचना है आप जानती हैं कौन सी है? बिहारी सतसई। ठीक है, क्या है? बिहारी सतसई। ठीक है, ये प्रमुख जो है इनकी रचना है दोस्तों, बिहारी सतसई। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है। साथ ही साथ बिहारी सतसई में आपने देखा होगा श्रृंगार रस के दोहे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। आपको बताना है भारतेंदु ने जो है अपना बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था वो कब दिया था। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा भारतेंदु ने जो है बलिया में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और कब दिया था ये व्याख्यान, ये पूछा गया है। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु ने अपने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था दोस्तों 1884 में। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये वर्ष याद रखेंगे। 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने दोस्तों बलिया में ऐतिहासिक भाषण दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह भाषण दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस भाषण के माध्यम से भारतीयों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए बाहरी मदद के बजाय स्वयं प्रयास करने, अपनी संस्कृति व संसाधनों को बचाने और एकजुट होकर प्रगति का संदेश उन्होंने जो है इस भाषण में दिया था। ठीक है, क्या था इनका भाषण? तो 1884 में, इनके 1884 में बलिया में भाषण दिया था भारतेंदु ने। यह भाषण जो है दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान जो है राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए और बाहरी मदद के बजाय स्वयं प्रयास करने पर इन्होंने बल दिया और अपनी संस्कृति व संसाधनों को बचाने और एकजुट होकर जो है प्रगति करने का संदेश इन्होंने जो है दोस्तों इस ऐतिहासिक भाषण में इन्होंने दिया। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने। कब दिया ये आपको ईयर याद रखना है, 1884। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैंने बता दिया आपको कि बलिया में जो भाषण दिया था भारतेंदु ने, तो क्या कहा था उस भाषण में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम जो है साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 का, बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम जो है साहित्य है, यह किसने कहा है, किस साहित्यकार ने कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम जो है साहित्य है, ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, ये उक्ति याद रखेंगे, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से आपको याद रखना है, इनका जन्म आपको याद रखना है। ठीक है, ये जन्म में मैं आपको बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से भी कभी पूछ लिया जाता है जन्म और मृत्यु से। ठीक है, जन्म हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 में। ठीक है, कब हुआ था? 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? ठीक है, इनका निधन हुआ था दोस्तों 1938 में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो हैं आपकी, जैसे आपका काव्य मंजूषा। ठीक है, मैंने बताया था पहले, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, कविता कलाप हो गया। ठीक है, कविता कलाप किसकी रचना है? द्विवेदी जी की है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इनकी एक इम्पॉर्टेंट है इनकी रचना सुमन। ठीक है,
वैसे सारी रचना इनकी इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपको पूछी जा सकती है। सुमन हो गया, और इनकी एक रचना है रसज्ञ रंजन, ठीक है, रसज्ञ रंजन पूछा जा सकता है आपको, रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों संपत्ति शास्त्र की रचना है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, संपत्ति शास्त्र, ठीक है, संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, ये भी दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साथ ही साथ नागरी भी इनकी एक रचना है, ठीक है, विचार विमर्श है, स्तुति स्तक है, ठीक है, स्तुति, ठीक है, स्तुति स्तक, ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है दोस्तों, इनने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो ये संपादन जो इन्होंने किया था दोस्तों सरस्वती पत्रिका का, कब से कब तक किया था, इसको याद रखेंगे, 1903 से लेके 1920 तक इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, यानी कि 17 साल इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है कब से कब तक किया, कितने वर्षों तक किया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, ठीक है, कामायनी आप जानती हैं किसकी रचना है कामायनी, तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध, डॉक्टर नागेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शांतिप्रिय द्विवेदी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, ठीक है, कामायनी को क्या कहा है, छायावाद का उपनिषद कहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कामायनी की बात करें तो कामायनी जो है दोस्तों ये क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है, क्या है, महाकाव्य है, ठीक है, इसको किसने लिखा है कामायनी को, आप जानती हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों कामायनी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपने कामायनी अगर आपने पढ़ी होगी तो कामायनी में आपने कुछ जो है दोस्तों कुछ पंक्तियां आपको दोस्तों याद रखनी है, कामायनी से कुछ पंक्तियां भी पूछ ली जाती है, ठीक है, इनको आप नोट कर लें। जैसे आपका, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कामायनी की। साथ ही साथ दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा कामायनी में एक लाइन और है, जैसे आपका जो प्रमुख पंक्तियां हैं कामायनी की, उनमें से एक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। दोस्तों ये जो लाइनें हैं ये आपकी कामायनी से हैं, ठीक है, इसको आप जरूर देखें, एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है, अच्छे से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको दो प्रमुख पंक्तियां बताई, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। पहला आपको याद रखना है, हिमगिरी के उतंग शिखर पर, ठीक है, हिमगिरी के उतंग उतुंग उतुंग शिखर पर, उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, बैठ शिला की शीतल छां, ठीक है, शीतल छां, ठीक है, तो इसको याद रखें, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये कामायनी की प्रमुख पंक्तियां हैं। साथ ही साथ दूसरा मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लिया आप, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है, दोनों लाइंस आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम आपको बताना है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है दोस्तों ये, इसकी रचना किसने की आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अंगी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शांति प्रिय द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों ये अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हैं दोस्तों, कौन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माता पिता, ठीक है, कौन सा पुरस्कार, जो साहित्य पुरस्कार, साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रचनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जन्म की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों कब हुआ था, 1908 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म, बिहार में हुआ था, याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर को जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था आपको बताना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, ये वर्ष याद रखेंगे दोस्तों, 1972 यानी कि 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, उर्वशी के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। आप सभी जानते हैं, सभी ने आपने पढ़ा है, उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1972 में। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है इनको कब दिया गया था, ये भी आपको याद रखना, और किसके लिए दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, याद रखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को इनाम मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ दोस्तों, आपको याद रखना है, इनका निधन हुआ था दोस्तों 1974 में। ठीक है, निधन। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था, 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाता है तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर से। ठीक है, जन्म 1908 में बिहार में हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में उर्वशी के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था, निधन हुआ था 1974 में चेन्नई में। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं ये आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, आप सभी ने पढ़ी हैं, जैसे आपका कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, रश्मिरथी। ठीक है, रश्मिरथी किसकी रचना है, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मिरथी। ठीक है, उर्वशी हो गया। ठीक है, जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, अभी बताया था मैंने, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उर्वशी हो गया, रेणुका हो गया। ठीक है, रेणुका। ठीक है, रेणुका हो गया, साथ ही साथ हुंकार हो गया। ठीक है, हुंकार। ठीक है, हुंकार के साथ साथ हो गया आपका परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है, परशुराम की प्रतीक्षा ये रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गया, उर्वशी हो गया, रेणुका हो गया। ठीक है, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया। ठीक है, सारे याद रखेंगे। चले
अगले क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, 13 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौपट चपेट नामक नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है चौपट चपेट जो है नाटक किसका है? भारतेंदु का है, प्रेमघन का है, किशोरीलाल गोस्वामी का है, या फिर नाथूराम शर्मा का है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, चौपट चपेट नाटक किसका है? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चौपट चपेट नाटक किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपने बताना है दोस्तों, कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश कृत नहीं है? यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा नाटक जो है दोस्तों मोहन राकेश ने नहीं लिखा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला लहरों के राजहंस, रक्त कमल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। बताइए, मोहन राकेश आप जानते ही हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की नहीं है, ये बताना है आपने। ठीक है, तो देखिए लहरों के राजहंस जो है ये इम्पोर्टेंट दोस्तों रचना है, मोहन राकेश की है ये। ठीक है, साथ ही साथ आषाढ़ का एक दिन इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका मोहन राकेश का है। आधे अधूरे भी मोहन राकेश की रचना है। यहाँ पर जो रक्त कमल है, ये दोस्तों मोहन राकेश की रचना नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बाकी तीनों जो हैं, तीनों रचनाएं किसकी हैं? मोहन राकेश की हैं। लहरों के राजहंस हो गया, आधे अधूरे हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो और अन्य रचनाएं हैं, जैसे आपका पैर तले की ज़मीन हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो ये इनका जो है अधूरा जो है इनका वर्क था, ये पैर तले की ज़मीन, इसको बाद में पूरा करवाया गया था फिर किसके द्वारा? कमलेश्वर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोहन राकेश से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश जो है आधुनिक हिंदी नाटक के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के जनक। ठीक है, आधुनिक हिंदी नाटक के जनक। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी नाटक के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे मोहन राकेश को माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है मोहन राकेश का आपको क्या पूछा जा सकता है? इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1925 में। ठीक है, 1925 यानी कि 1925 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों पंजाब में, अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था मोहन राकेश का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, मोहन राकेश का मूल नाम पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ आज सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। मोहन राकेश का जो मूल नाम था, ठीक है, मूल जो नाम था इनका क्या था, ये पूछा जाता है। मूल नाम था इनका मदन मोहन, क्या था बताइए? मदन मोहन क्या था? गुगलानी। ठीक है, गुगलानी। ठीक है, तो ये पूरा याद रखेंगे। मदन मोहन गुगलानी जो है इनका मूल नाम था दोस्तों मोहन राकेश का। ठीक है, इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। इनकी रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन। ठीक है, इनके दो उपन्यास हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया मोहन राकेश की। ठीक है, रचनाओं में भी जो है आपको सारे याद रखते हैं, कभी रचनाओं में जो है विधा पूछ ली जाती है। देखिए, लहरों के राजहंस हो गया, आधे अधूरे हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखने हैं। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे, इंपॉर्टेंट वर्क है। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे अंतराल। ठीक है, अंतराल भी इनका दोस्तों एक वर्क है, अंतराल। ठीक है, अंतराल। साथ ही साथ याद रखेंगे न आने वाला कल, इंपॉर्टेंट है। न आने वाला कल, न आने वाला कल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये तीनों जो हैं
आपको याद रखें तीनों जो है क्या है, उपन्यास हैं। अंतराल हो गया, अंधेरे बंद कमरे हो गया और ना आने वाला कल हो गया। ये तीनों जो है उपन्यास किसके हैं, मोहन राकेश के उपन्यास है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, पूछा गया है पहले कि न आने वाला कल जो है ये उपन्यास किसका है, तो याद रखेंगे मोहन राकेश का ही उपन्यास है। ठीक है, एक बहुत जो इनकी जो है बहुचर्चित जो इनकी एक कहानी है मोहन राकेश की, वो है दोस्तों एक क्या है, मलबे का मालिक। ठीक है, इन तीनों को याद रखेंगे। अंतराल हो गया, अंधेरे बंद कमरे हो गया और ना आने वाला कल, ये तीनों उपन्यास हैं, याद रखेंगे। बाकी जो रचनाएं हैं मैंने आपको बताया था, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ठीक है, पैर तले की जमीन, ठीक है, ये सारी जो है रचनाएं मोहन राकेश की हैं दोस्तों। ठीक है, इनका एक जो है आप नाटक जो है नोट कर लें, सॉरी कहानी। तो मोहन राकेश का जो है दोस्तों एक बहुचर्चित कहानी है इनकी, कौन सी है, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक जो है ये क्या है, एक कहानी है दोस्तों ये। ठीक है, क्या है, कहानी है। ठीक है, बहुचर्चित कहानी है मोहन राकेश की, इसको याद रखेंगे, मलबे का मालिक। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखेंगे मोहन राकेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। 15 देखिए, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, तो आपको बताना है कोणार्क नामक जो नाटक है दोस्तों, इसकी रचना किसने की है। ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका, कोणार्क जो है ये किसका नाटक है, तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कोणार्क नामक जो नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, हिंदी के प्रमुख नाटककार रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1917 में। कब हुआ था, 1917 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निधन की बात करें तो इनका निधन जो हुआ था, कब हुआ था, इनका निधन हुआ था दोस्तों 1978 में इनका निधन हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे जन्म और मृत्यु याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर से। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1917 में यूपी में हुआ था, निधन हुआ था 1978 में दिल्ली में। ठीक है, चलिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर की दोस्तों जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कौन सी हैं, जैसे आपका कोणार्क हो गया। ठीक है, कोणार्क हो गया, याद रखेंगे। साथ ही साथ पहला राजा, ठीक है, पहला राजा, पहला राजा जो है इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ शारदिया, ठीक है, शारदिया, शारदिया जो है ये रचना किसकी है, ये भी जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, दशरथ नंदन, ठीक है, दशरथ दशरथ नंदन जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, और भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा, भोर का तारा ये भी रचना किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, ओ मेरे सपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने ये भी जो है रचना किसकी है, ये भी जगदीश चंद्र माथुर की है। दोस्तों ये सारी रचनाएं जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की कौन कौन सी, इनका जन्म भी याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1917 में, यूपी में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, कोणार्क हो गया, पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन, ओ मेरे सपने, भोर का तारा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, जगदीश चंद्र माथुर की हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में आपने देखा 15 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किए। आई होप आप सभी को दोस्तों अच्छा लगा। और वीडियो में दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें कि आज का सेशन कैसे आपको लगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।